हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप चौधरी और आज हम पढ़ेंगे खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर द्वितीय लेक्चर सेकंड। सबसे पहले ये देखते हैं कि खनिज पोषण किसे कहते हैं। खनिज पोषकों द्वारा पादपों में होने वाला पोषण होता है वही खनिज पोषण कहलाता है। खनिज पोषकों द्वारा पादपों में होने वाला पोषण ही खनिज पोषण कहलाता है। पादप अपनी विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं जैसे वृद्धि है, विकास है, जनन है आदि की क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज पोषकों को अवशोषित करते हैं। अवशोषण का जो स्रोत होता है, जहाँ से इन्हें प्राप्त किया जाता है, वो स्रोत अलग अलग होता है। जैसे CO2, H2O और सोयल या मृदा। इनमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तीनों पदार्थ हैं वो CO2 तथा H2O से प्राप्त होते हैं। इनमें जैसे CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इन तीन तत्वों को छोड़ दो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इन तीन तत्वों के अलावा जितने भी खनिज तत्व हैं वो मृदा से प्राप्त किए जाते हैं। यही कारण है कि खनिज पोषकों का या खनिज पदार्थों का जो मुख्य स्रोत है वो पादपों के लिए मृदा है, मिट्टी है। जड़ें मिट्टी में धसी हुई होती है। अब जड़ों के मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जो शीर्षक भाग कहलाता है वो होता है मूल कोप। उसके नीचे जो उप शीर्षक भाग है जो कुछ ही मिलीमीटर नीचे उपस्थित होता है वो विभज्य भाग कहलाता है। उससे कुछ मिलीमीटर नीचे तीसरा भाग होता है वो ध्रुवीकरण क्षेत्र, और सबसे नीचे कुछ मिलीमीटर नीचे होता है वो परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। अब हमने देखा कि खनिज पोषकों के अवशोषण का जो मुख्य स्रोत है वो है मृदा, लेकिन पादप की जड़ों द्वारा इन खनिज पोषकों का अवशोषण होगा। तो इनके जो अवशोषण है उनका अधिकतम अवशोषण कहाँ से होता है, तो अधिकतम अवशोषण उपशीर्षीय भाग यानी विभज्य की क्षेत्र। विभज्य की क्षेत्र में विभज्य की कोशिकाएं होगी और विभज्य की कोशिकाओं द्वारा ही खनिज पोषकों का अवशोषण होता है। यानी मुख्य रूप से उपशीर्षीय भाग की विभज्य की कोशिकाओं द्वारा खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। अब इन खनिज पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो इनके आयनों के रूप में होता है। आयन कैसे, जैसे मैग्नीशियम का जो अवशोषण होगा वो मैग्नीशियम +2 के रूप में होगा, कैल्शियम का होगा कैल्शियम +2 के रूप में होगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन होगा, नाइट्रेट के रूप में अवशोषण होगा। इस प्रकार से खनिज तत्वों को उनके आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। इनके जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो होती है सक्रिय, यानी खनिज आयनों का जो अवशोषण होता है वो सक्रिय प्रकार से होता है। मुख्य रूप से सक्रिय का मतलब है ATP के रूप में इनमें ऊर्जा खर्च होती है। आगे हम पॉइंट पढ़ना चाहे तो ये बोलेंगे कि जब जड़ों के द्वारा खनिज आयनों का अवशोषण हो जाता है तो उसके बाद में पादप के अंदर इनका जो सेवन होता है उसके 2 पत्त होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पत्तों द्वारा ये पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं जहां पर इनकी आवश्यकता होगी। इनका जो परिवहन होता है पादप के अंदर वो जाइलम के द्वारा होता है। जैसे भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, उसी प्रकार से जल और खनिज लवणों का जो परिवहन होता है, सेवन होता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। 105 आउट ऑफ 105 एलिमेंट्स, 105 तत्वों में से जड़ों के द्वारा मृदा से 60 से अधिक प्रकार के तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। अतः पादप शरीर में 60 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनमें से 17 ऐसे तत्व हैं जिन्हें अनिवार्य माना गया है। तो ये तत्व ऐसे कौन से मापदंड पूर्ण करते हैं जिसके कारण इन्हें अनिवार्य तत्व माना गया है, ये बात अर्नोन द्वारा बताएगी। अर्नोन के द्वारा 3 मापदंड निर्धारित किए गए और उन्होंने बताया कि ये 3 मापदंड जो तत्व निर्धारित करेगा वही तत्व अनिवार्यता की श्रेणी में शामिल होगा। तो ये 3 मापदंड कौन कौन से हैं, इनमें से पहला मापदंड देखें
तो अनिवार्य तत्व की कमी के कारण पादप अपनी कायिक और जन्यक वृद्धि पूर्ण नहीं कर पाता। यानी एक अनिवार्य तत्व जो उनकी जन्यक और कायिक वृद्धि के लिए अनिवार्य था, उसकी अनुपस्थिति में पादप में कायिक और जन्यक वृद्धि नहीं होगी। दूसरा मापदंड यह है कि एक अनिवार्य तत्व की कमी किसी दूसरे अनिवार्य तत्व द्वारा पूर्ण नहीं होनी चाहिए। किसी एक अनिवार्य तत्व द्वारा कमी का जो लक्षण है वो विशिष्ट होना चाहिए, किसी दूसरे तत्व की कमी के जो लक्षण है उसके समान नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि एक अनिवार्य तत्व सीधा ही क्या होता है, पादप की उपापचय क्रियाओं से संबंधित होना चाहिए। यह अनिवार्य तत्व आ जाते हैं। अनिवार्य तत्व है 17। इन अनिवार्य तत्वों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो अनिवार्य तत्वों को इस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। पहले अनिवार्य तत्वों को स्रोत के आधार पर दो भागों में बांट देंगे हम। स्रोत का मतलब जहाँ से इन खनिज तत्वों को प्राप्त करते हैं उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है। मिनरल्स यानी खनिज, इन्हें मृदा से प्राप्त किया जाता है और ये मुख्य स्रोत भी है। दूसरा है नॉन मिनरल्स, अखनिज, जिनका स्रोत है वो जल या वायु है। जल यानी H2O और वायु CO2। इनमें 3 तत्व आ जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। खनिज तत्व में 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। खनिज तत्वों की बात करते हैं तो खनिज तत्वों को फिर से मात्रा के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता है, मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट गुरु पोषक तत्व है और माइक्रोन्यूट्रेंट लघु पोषक तत्व है। इन्हें मात्रा के आधार पर बांटा गया है। फिर गुरु पोषक तत्वों को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो प्राइमरी प्राथमिक और सेकेंडरी द्वितीयक गुरु पोषक तत्व है। प्राथमिक गुरु पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आ जाता है और द्वितीयक गुरु पोषक तत्व है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाता है। फिर देखते हैं लघु पोषक तत्व है। तो लघु पोषक तत्वों में टोटल तत्वों की संख्या है 8। इन्हें आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, बोरोन के नाम से जानते हैं। अब हमने कहा टोटल अनिवार्य तत्वों की संख्या है 17। इनमें से 3 अखनिज अनिवार्य तत्व है और 14 खनिज अनिवार्य तत्व है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस सारणी को हम इस प्रकार से ये दिखा देते हैं। ये देखिए सारणी दिख रही होगी आपको साफ साफ। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा आपको। यह अनिवार्य तत्वों का स्रोत बताया गया है। अनिवार्य तत्व कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं वो बताए गए हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जल या वायु से प्राप्त किए जाएंगे। नाइट्रोजन मृदा से प्राप्त किया जाएगा। इसी प्रकार से फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये अनिवार्य तत्व है। इनका जो स्रोत है वो या तो होगा मृदा या होगा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जो हम ऊपर से देते हैं उनमें खनिज तत्व होते हैं। जैसे यूरिया वगैरह देते हैं उसमें नाइट्रोजन ये होंगे ही होंगे। तो इनका स्रोत हो जाता है मृदा और फर्टिलाइज़र। लेकिन प्राकृतिक रूप से देखें तो इनका स्रोत है वो केवल और केवल मृदा है। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य तत्व है। अनिवार्य तत्वों को दो भागों में बांटा जाता है मात्रा के आधार पर। अनिवार्य तत्व है जो 17 अनिवार्य तत्व है उन्हें मात्रा के आधार पर देखें तो दो भागों में बांट दिया जाता है। ये भी अर्नोन ने ही बताया। इन्होंने एक मात्रा निर्धारित की, उस मात्रा के आधार पर गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्वों को बांटा गया। अब गुरु पोषक तत्व कौन से होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए पादप में वो देखते हैं। किसी पादप में गुरु पोषक तत्व की मात्रा 10 मिलीमोल पर केजी या 10 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक होनी चाहिए। यानी 1 लीटर में गुरु पोषक तत्व की मात्रा 10 मिलीग्राम होनी ही होनी चाहिए, या 1 केजी में देखें तो 10 मिलीमोल इनकी मात्रा होनी चाहिए। गुरु पोषक तत्व के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबका याद करने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पर दिया है वो अलग ट्रिक है। यदि आपकी पहले से कोई ट्रिक हो तो उसी को बनाए रखिएगा। मेरी ट्रिक यह है, पब्लिक एसपी ऑफ कलकत्ता नेशनल हाईवे कैप्चर्ड ए मैन। इसके आधार पर मैंने बनाया पब्लिक यानी पोटेशियम, एसपी यानी सल्फर और फॉस्फोरस,
ओप यानी होता है ऑक्सीजन, कलकत्ता यानी होता है कार्बन, नेशनल यानी होता है नाइट्रोजन, हाईवे का एच हाइड्रोजन ले लिया, और वे से कुछ नहीं बनाया, कैप्चरेड यानी पकड़ना होता है, वहाँ से कैल्शियम ले लिया और मैन से मैग्नीशियम ले लिया। इस प्रकार से हमने गुरु पोषक तत्वों को एक ट्रिकी रूप से याद किया। फिर देख लेते हैं लघु पोषक तत्व। अब लघु पोषक तत्वों की संख्या है 8 और गुरु पोषक तत्वों की संख्या है 9। लघु पोषक तत्वों को ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी मात्रा देख लेते हैं। अर्नोन ने निर्धारित की है। इनके अनुसार 1 kg में 10 मिलीमोल से या तो कम मात्रा हो या 0.1 से 1 मिलीग्राम पर लीटर या इससे कम मात्रा यदि किसी तत्व की है तो वो लघु पोषक तत्व की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसे कैसे याद करते हैं, उसकी ट्रिक है आई मोल कैलिवरमैन CVZ। आई यानी आयरन हो जाएगा, मोल यानी मैग्नीज हो जाएगा, मोनिबिडेनम हो जाएगा, कैलिवर यानी क्लोरीन हो जाएगा, मैन से मैग्नीज हो जाएगा, C से कॉपर हो जाएगा, B से बोरॉन हो जाएगा, Z से जिंक और एक इसमें एक्स्ट्रा है वो है निकल। ये गुरु पोषक तत्व है और लघु पोषक तत्व आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण चल रहा है हमारे पास में। अनिवार्य तत्वों को मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया था, गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व की संख्या 9 और लघु पोषक तत्वों की संख्या 8 थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अनिवार्य तत्वों को कार्य के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। अनिवार्य तत्वों को कार्य के आधार पर 4 समूहों में बांट दिया गया है। जैसे पहले वे अनिवार्य तत्व जो जैव अणुओं के घटक होते हैं, रचनात्मक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4 और ये कौन कौन से हैं, इनके याद करने का तरीका होगा वो होगा कौन, CHON। यानी कौन से अनिवार्य तत्व रचनात्मक तत्व है तो वो है कौन, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पहले अनिवार्य तत्व जो कि जैव अणुओं के घटक होंगे, उदाहरण है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरे वे अनिवार्य तत्व जो ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक होते हैं, उनमें आ जाता है जैसे पर्णहरित में मैग्नीशियम आ जाएगा, ATP में फास्फोरस आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे देखें तो वे अनिवार्य तत्व जो एंजाइम को सक्रिय या बाधित करते हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जैसे उदाहरण लेते हैं, वे अनिवार्य तत्व जो एंजाइम को सक्रिय या बाधित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम रुबिस्को और पेप्केज दोनों ही एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करने का कार्य करता है। रुबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों ही प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। दूसरा है पेप्केज यानी फास्फोइनोल पायरुवेट फास्फेट, आगे जो कटा हुआ है वो है फास्फेट, ये कट गया है थोड़ा सा। दूसरा जिंक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को क्रियाशील करता है। तीसरा एग्जाम्पल मोनिबिडेनम का ले लिया जाता है जो नाइट्रोजन उपापचय प्रोसेस होती है उनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है, या नाइट्रोजिनेज होगा, ये कट गया थोड़ा सा। अनिवार्य तत्वों को कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला जो जैव अणुओं के घटक होगा, दूसरा ऊर्जा संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक होंगे, और तीसरा जो एंजाइम को सक्रिय या बाधित करने वाले होते हैं, और लास्ट चौथा है वो है वे अनिवार्य तत्व जो प्रासरण विभव को बदलने का कार्य करते हैं। जैसे पोटेशियम रंध्रों खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से कैल्शियम इसी में एग्जाम्पल आ जाता है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे हम चौथे में, कैल्शियम और पोटेशियम। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि अनिवार्य तत्वों की संख्या है कितनी, हमने देखा अनिवार्य तत्वों की संख्या है 17।
17 में से 9 गुरु पोषक तत्व और 8 लघु पोषक तत्व मात्रा के आधार पर। कार्य के आधार पर इन्हें 4 समूहों में बांट दिया गया और उनके अलग अलग एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा कुछ उच्च पादपों में 4 तत्व ऐसे होते हैं जो उनमें विशेष कार्यों को संपादित करते हैं, और इन 4 तत्वों को अनिवार्य तत्व तो नहीं माना जाता, लेकिन अलग से उपयोगी एलिमेंट्स कहा गया। तो इन 4 उपयोगी एलिमेंट्स की बात करना चाहेंगे। तो ये 4 कुछ अनिवार्य तत्व उच्च पादपों में उपयोगी है। ये कौन कौन से हैं? ये है कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन और सिलेनियम। इनका कार्य क्या है उच्च पादपों में, वो देख लेते हैं। जैसे कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट लेगुमिनेसी कुल के पादप, जैसे लेगुमिनेसी फली वाले पादप आ जाएंगे। तो फली वाले पादप लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे हैं उनमें मूल ग्रंथिका के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोबाल्ट, इसलिए इनमें यह उपयोगी है। दूसरा एग्जाम्पल सोडियम की बात करते हैं। लवणोद्भिद पादपों की बात करते हैं। लवणोद्भिद पादप ऐसे पादप जहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे स्थान पर उगने वाले पादप लवणोद्भिद पादप है। उनमें C4 चक्कर को संपादित कराने में सहायक होते हैं। या आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे हम C4 C3 चक्कर। सिलिकॉन बात करते हैं तो सिलिकॉन घास से प्लांट होते हैं जो एक बीजपत्री है, उनमें यांत्रिक सामर्थ्य उत्पन्न करने का कार्य सिलिकॉन करेगा। चौथा और लास्ट इसमें आ जाता है सिलेनियम, जो कि कई एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। आज बस इतना ही। थैंक यू।